हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निश्चित ही बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। रख हौसला अब मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ कक्षा 12th के पहले चैप्टर की बात कर रहे थे। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण। इंग्लिश में जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ इक्वेटोरियल पोजीशन। कल हम लोगों ने जाना था कि एक्सियल कंडीशन यानी आपका जो अक्षीय स्थिति है उस कंडीशन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आती है। आज हम लोग जानेंगे उसी का सेकंड वर्जन, उसी का छोटा भाई जिसको हम लोग निरक्षीय स्थिति कहते हैं। आप देख पा रहे हैं सामने थंबनेल में लिखा है इनपुट एंड डेरिवेशन है। कहीं ना कहीं हर साल किसी ना किसी सेट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए, इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझते हुए चलना है। चलिए बिना समय गवाए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या होने वाला है आज खास। ठीक है, तो ये हमारे पास है हेडिंग और जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, उसके कारण क्या निकालना है अपन को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। पोजीशन का नाम है इक्वेटोरियल, अर्थात जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई पॉइंट आपको लेके चलना है जहां पर हमें क्या निकालना है भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होता है कि उस डेरिवेशन में उस क्वेश्चन में हमसे क्या चीज गिवन है, हमें क्या चीज दी गई है। यहां पर हमें कुछ चीजें दी हैं, यहां पर आप अगर गौर से देखेंगे तो कुछ चीजें हमें गिवन है। पहला हमें गिवन है वैद्युत द्विध्रुव बनाना है यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना है। दूसरा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और स्थिति कौन सी है आपकी, निरक्षीय है, बोले तो इक्वेटोरियल पोजीशन है। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। देखो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसको हम लोग बनाएंगे। कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए हमारे पास दो चार्ज होने चाहिए। कितने चार्ज, दो चार्ज, एक माइनस का एक प्लस का, उनके मैग्नीट्यूड सेम हो। दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड अगर सेम होते हैं और उनका जो नेचर है वो अपोजिट होता है तो वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। चलो देखते हैं सामने। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल तैयार करना है, उसके लिए क्या करना होगा, दो चार्ज लेने हैं। कितने चार्ज लेने हैं भैया, दो चार्ज लेने हैं। तो हमने दो चार्ज ले लिए, एक माइनस क्यू ले लिया, एक माइनस क्यू ले लिया और दूसरा प्लस क्यू ले लिया। दोनों को क्यू इसलिए लिया क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड, दोनों की वैल्यू कैसी लेनी है, सेम, और नेचर कैसा लेना था, अपोजिट। तो एक माइनस ले लिया, एक प्लस ले लिया, एक माइनस ले लिया, एक प्लस ले लिया। इनको अगर हम किसी डिस्टेंस पर सेपरेट कर दें, इनको किसी डिस्टेंस पे अगर हम रख दें और वो डिस्टेंस हम लेके चल रहे हैं, सपोज दैट कितनी है बेटा, 12 है। कितनी डिस्टेंस है, 12 है। अगर इनकी बीच की डिस्टेंस हम लेके चले बेटा 12 है तो ये क्या बना लेंगे, अपना एक वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेंगे। सपोज दैट ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए बी ने मिलकर एक क्या बना लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्यों बना, क्योंकि दो चार्ज हैं जिनकी वैल्यू सेम है, क्यू ये है, क्यू ये है, एक माइनस एक प्लस। जब दो समान प्रकार के आवेश, दो समान प्रकार के चार्ज जिनकी नेचर अपोजिट होते हैं और उनको किसी डिस्टेंस पर रख दिया जाए, किसी छोटी सी डिस्टेंस पर रख दिया जाए, तो वो क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, जो कि हमसे कहा गया था वैद्युत द्विध्रुव। इसके कारण कहां निकालना है, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालनी है। अब निरक्षीय स्थिति का क्या मतलब होता है, देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी एक्सिस कहां है, ये है, ये जो लाइन खींची ये एक्सिस है अक्ष। निरक्ष का मतलब होता है बेटा इसके पॉइंट के इसके परपेंडिकुलर, मतलब ऊपर। चाहे आप यहां पे कोई पॉइंट ले लें, चाहे आप यहां पे कोई पॉइंट ले लें, ठीक है। निरक्षीय स्थिति का मतलब ये होता है, निरक्षीय स्थिति का मतलब ये होता है, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। अगर हम इसका मिड पॉइंट ले लें, द्विध्रुव का क्या ले लें आप, मिड पॉइंट ले लें, मध्य बिंदु ले लें। ये मध्य बिंदु हो गया O, ठीक है, मिड पॉइंट O हो गया। इस मिड पॉइंट O से, इस मिड पॉइंट O से, द्विध्रुव के इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट O से जो हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन में कोई पॉइंट है P, यहां से इसकी जो डिस्टेंस लेके चल रहे हैं वो सपोज दैट बेटा R है। कितनी है, R है, ठीक है। ये अपने पास क्या होगी बेटा, R होगी, ठीक है। R डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इंटेंसिटी निकालनी है।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मिलकर किससे बना है? दो चार्जेस से, एक माइनस एक प्लस। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक चार्ज से अगर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जहां पर इंटेंसिटी निकालनी है, जहां तीव्रता निकालनी है, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है बेटा, अगर कोई चार्ज हमारे पास q है, अगर हमारे पास चार्ज q है, q से अगर r दूरी पर, r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी तीव्रता निकालनी है, तो ये बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन r स्क्वायर। होता है कि नहीं? तो चार्ज से हमें उस पॉइंट की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस को मिला देंगे, ठीक है, और इस चार्ज से भी इस डिस्टेंस को ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ये मिला दिया हमने। मिलाने के बाद क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 12 है, तो ये मिड पॉइंट O है, तो ये वाली डिस्टेंस L बचेगी आपकी बेटा, और ये वाली भी कितनी बचेगी, L बचेगी। बिल्कुल सही बात है सर। अगर पूरी 12 है तो आधी आधी L और L हो जाएगी, आधी L और L हो जाएगी, बढ़िया, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहती है बेटा, कि हमारे पास कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 के सामने की जो साइड होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेनियस कहते हैं। और अगर ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया यानी लंब और ये आधार हो गया, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस एरिया आपका बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है कि नहीं होता है? तो ये हमारे लिए क्या है, परपेंडिकुलर है, सॉरी आपका हाइपोटेनियस है यानी कर्ण है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे आप, रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपके सामने, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कर्ण का स्क्वायर आपका बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, ठीक है। अगर के निकालना होगा तो क्या आएगा, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये निकालना है, तो ये कर्ण है, लंब कितना है बेटा, आर है, आधार यानी बेस कितना है, एल है, तो ये कितना बन जाएगा आपका, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बन जाएगा। ये वाली भी डिस्टेंस ऑब्वियसली क्या होगी बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी, ये वाली भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी। इतनी बात आपको एकदम से क्लियरली समझ में आ गई होगी, ये बात इतनी क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो सपोज दैट ये वाला एंगल हमारे पास बेटा थीटा है, कितना है, थीटा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा, और ऑब्वियसली ये वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, थीटा हो जाएगा। चलो अब आगे काम स्टार्ट करते हैं, अब काम स्टार्ट करते हैं आगे। हम आपसे पूछे प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कहां आएगी, तो प्लस क्यू के कारण इंटेंसिटी हमेशा कहां आती है, बाहर, दूर की ओर आती है, हमेशा कहां आती है, दूर की ओर। तो इंटेंसिटी प्लस क्यू के कारण कहां आएगी, दूर की ओर आएगी। क्या, सपोज दैट दिस इज E1, कितना है, E1 है, प्लस क्यू के कारण जो इंटेंसिटी आई वो दूर की ओर आएगी, प्लस के कारण दूर की ओर आएगी, वो क्या है, E1 है, कितनी है बेटा, E1 है। माइनस के कारण इंटेंसिटी कहां आती है, हमेशा चार्ज की ओर आती है, क्योंकि माइनस के कारण जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो हमेशा चार्ज की ओर होती है, तो ये E2 हो गई, E2 हो गई कि नहीं। अब इसी डायग्राम को हम बेटा नीचे बना रहे हैं, इसी डायग्राम को हम कहां बना रहे हैं, नीचे बना रहे हैं। ये पॉइंट हमारे पास बेटा हो गया P, क्या हो गया, P, ठीक है। इंटेंसिटी एक काम कर रही है कहां पर, ये कितनी है, ये वाली इंटेंसिटी E1 है, कितनी है, E1 है, और एक इंटेंसिटी आपकी है ये, एक इंटेंसिटी आपकी ये है, जिसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, E2 लिख रहे हैं, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, E2 लिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम E2 लिख रहे हैं। चलिए दो हमारे पास इंटेंसिटी है, एक E1 इधर को है, एक E2 इधर को है, ठीक है। अगर ये थीटा और थीटा है, अगर ये थीटा और थीटा है, तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 थीटा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, कोई भी हमारे पास ट्रायंगल होता है, कोई भी ट्रायंगल हमारे पास होता है अगर, ठीक है, और इसका ये आउटर एंगल है, इनर एंगल मतलब अंदर वाला कौन, अगर x और ये y है, तो ये z कितना होगा, z बराबर क्या होता है, x प्लस y। बाहर का एंगल अंदर के दो एंगल के इक्वल होता है, सम के इक्वल होता है, तो थीटा प्लस थीटा तो कितना बन जाएगा, ये 2 थीटा बन जाएगा, 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की जो इंटेंसिटी होगी, इसकी जो फाइनल इंटेंसिटी निकलेगी वो इधर निकलेगी। दो हमारे पास इंटेंसिटी होगी, इनकी फाइनल इंटेंसिटी कहां निकलेगी, इधर निकलेगी। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास अगर हम तुमसे पूछे ये वाला एंगल कितना बनेगा, आप कहेंगे सर थीटा, हम कहें ये वाला एंगल क्या बनेगा, आप भी कहेंगे थीटा। इतनी बात क्लियर है, दोनों थीटा थीटा बन जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक बात बताइए आप हमें, आपने वो पढ़ा होगा जिसको हम लोग कहते थे 11th में
11th में हम लोग कहते थे कंपाउंड करना, सॉरी आपका घटक करना, कंपोनेंट करना। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के अगर आप कंपोनेंट करते थे तो हमारे पास दो कंपोनेंट निकलते थे। एक होता था आपका एक्स एक्सिस में यानी कि समांतर घटक और एक परपेंडिकुलर। एक होता था हमारे पास लंबवत घटक, एक समांतर घटक, परपेंडिकुलर और आपका पैरेलल हम लोग कंपोनेंट कह देते थे। ठीक है, तो होता क्या है, एक क्वांटिटी, एक कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर किसी डायरेक्शन में काम कर रही है, जैसे सपोज दैट बेटा हमारे पास एक फोर्स है जो ऐसे लग रहा है, ठीक है, थीटा डायरेक्शन में, थीटा के साथ एंगल बना के तो ये फोर्स लग रहा है। इस फोर्स को अगर हम कहें तो कितनी जगह पे काम कर रहा है, ये दो जगह काम कर रहा है। कैसे? आपने ये वाली कहानी सुनी होगी कि हमारे पास सपोज दैट एक कार है बेटा, क्या है, एक कार है, इस कार को एक व्यक्ति उठा रहा है, चिंटू उठा रहा है। क्या कर रहा है? चिंटू उठा रहा है इस कार को, ठीक है, इस कार को चिंटू उठा रहा है। तो चिंटू जब उठाएगा इस कार को ऐसे उठेगी, तो एक ऊपर उठती है ये कार और एक आगे जाती है, यानी जो फोर्स चिंटू लगा रहा है वो ऊपर भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है। तो फोर्स लगा रहा है एक जगह पे फोर्स लगा रहा है, देख कितनी जगह है, दो। जब भी एक वेक्टर क्वांटिटी किसी डायरेक्शन में काम करती है थीटा एंगल बनाते हुए, जब भी कोई एक वेक्टर क्वांटिटी थीटा एंगल बनाते हुए काम करती है तो वो दो जगह पे दिखता है, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में, या ये कह सकते हैं एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे ई का काम है, ई जा रहा है इधर को तो वो दो जगह जा रहा होगा, ऊपर को जा रहा है तो वो आगे भी बढ़ रहा होगा, ऊपर को भी बढ़ रहा होगा। गौर से सुनेंगे, ई अगर ऐसे जा रहा है तो ई क्या हो रहा होगा, आगे भी बढ़ रहा होगा और कुछ ऊपर भी जा रहा होगा, आगे भी बढ़ रहा होगा, कुछ ऊपर भी जा रहा होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट करते हैं बेटा, क्या करते हैं, कंपोनेंट घटक करते हैं। जब ई के आप घटक करेंगे, दोनों ई के, E1 और E2 के जब कंपोनेंट्स करेंगे तो E1 का एंगल के साथ जो घटक होता है बेटा, सॉरी हम इसको फिर से बना दे रहे हैं आपके सामने, ठीक है, इसको हम फिर से बना दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या कहानी होगी, गौर से सुनेंगे आप। यहाँ पे हमारे पास ये क्या था बेटा, अपने पास P था, ये हमारे पास P था, E1 की डायरेक्शन ये थी, ठीक है, और E2 की डायरेक्शन ये थी, ठीक है। इसके मिड में यहां पर हमें इंटेंसिटी फाइनल मिलेगी। ये वाला एंगल कितना था, थीटा, और ये वाला भी कितना था, थीटा था, ठीक है। अब हमारे पास कंपोनेंट करने हैं, तो E1 के कंपोनेंट, गौर से सुनें, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर आपको कंपोनेंट करना हो, कभी भी कंपोनेंट करना हो, तो एंगल के साथ जो कंपोनेंट होगा उसको कॉस के साथ लिखते हैं, उसके परपेंडिकुलर हमेशा साइन के साथ आता है, ठीक है। तो E1 का कंपोनेंट अगर एंगल के साथ आएगा तो ये वाली लाइन क्या बताएगी आपको, ये वाली लाइन बताएगी E1 cos थीटा, क्या बताएगी बेटा, A1 cos थीटा, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर अगर आप जाएंगे तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, यहां पे क्या मिलेगा आपको, यहां मिलेगा आपको E1 sin थीटा, क्या मिलेगा, E1 sin थीटा। ये E1 के कंपोनेंट हो गए, अपन को करना है E2 के कंपोनेंट। तो E2 के फिर से एंगल के साथ कितना होगा, एंगल के साथ जो कंपोनेंट होगा उसको आप लिखेंगे E1 cos थीटा, सॉरी E2 cos थीटा, क्या आएगा, E2 cos थीटा, E2 के करना है आप, तो E2 cos थीटा बन जाएगा। इसके परपेंडिकुलर आएंगे, इसके परपेंडिकुलर नीचे को आएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा, क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम आपसे ये पूछें ये बताओ हमें, अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो आधे काम निपट गया है। ए बी क्या है बेटा, यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव है। 12 क्या है, दोनों के बीच की दूरी है, चार्जेस के बीच की दूरी है। जो चार्ज आपने लिया है, चार्जेस के बीच की क्या है, दूरी, बीच की क्या है, दूरी है, ठीक है सर। और क्या है हमारे पास, क्या है, आर क्या है, दूरी है, ठीक है। और पी क्या है, पी बिंदु है जहां तीव्रता निकालनी है, पी बिंदु है जहां क्या निकालना है बेटा आपको, जहां तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां इंटेंसिटी निकालनी है, जहां तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, ज्ञात करनी है। आप बताओ बेटा हमें माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता कितनी होगी, पी पर तीव्रता E1 कितना होगा, E1 या E2 जो भी आपको लिखना हो। तो अगर आपने माइनस के कारण E2 लिया तो E2 लिख लो, तो पहले प्लस के कारण लिख लो, प्लस के कारण E1 कितना होगा बेटा, E1 होने वाला है सर अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज प्लस क्यू, और दूरी कितनी है प्लस क्यू से ये पी तक की, रूट ऑफ R²
प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसी माइनस क्यू के कारण क्या होगा, माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता कितनी होगी बेटा, E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके सामने 1/4 पाई ε0 Q अपॉन डिस्टेंस सेम है, माइनस से भी डिस्टेंस सेम है, तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है सर, इतनी बात क्या क्लियर है? अब हमें ये बताइए आप हमें ये बताइए अब क्या E1 और E2 की वैल्यू सेम नहीं है? क्या E1 और E2 की वैल्यू सेम नहीं है? अगर पी पर आपको टोटल इंटेंसिटी चाहिए, तो ये बताओ E1 E2 कैसे है, बराबर है। E1 और E2 बराबर है, साइन थीटा इसमें भी है, साइन थीटा इसमें भी है, तो ये E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा इनडायरेक्टली कैसे हैं, ये E1 बराबर E2 है अगर, इसलिए E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। एक व्यक्ति हमें 10 न्यूटन से इधर से खींच रहा है, एक व्यक्ति 10 न्यूटन से इधर से खींच रहा है, कहां जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे सर, क्योंकि 10 से ये खींच रहा है, 10 से ये खींच रहा है, तो जीरो हो जाता है। ऐसे E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा अगर बराबर है, क्योंकि E1 और E2 बराबर है, E1 E2 बराबर और साइन थीटा ऑब्वियसली बराबर है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, इसलिए वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं बेटा, यहां से कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। तो फाइनल इंटेंसिटी कहां मिलती है, फाइनल इंटेंसिटी केवल और केवल E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को ऐड करने पे मिलती है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, और सेम डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। ठीक है, तो यहां पे हम आपके सामने लिख रहे हैं E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परस्पर बराबर व विपरीत हैं, इसलिए वे एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, वे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं या निरस्त कर देते हैं। E1 निरस्त कर देते हैं। E1 और E2 आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, सो इट दीज आर कैंसिल ईच अदर। ठीक है, वे एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। ठीक है, अब निरस्त कर देंगे तो इसलिए P पर कुल तीव्रता कैसे मिलेगी, P पर कुल तीव्रता E1 cos थीटा बा E2 cos थीटा के योग से प्राप्त होगी। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, से प्राप्त योग से प्राप्त होती है। इसलिए P पर जो तीव्रता निकालेंगे आप, E का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा E बराबर होता है E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा। ठीक है, प्लस का E2 cos थीटा। चूंकि हम देख पा रहे हैं E1 और E2 कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। चूंकि E1 इक्वल क्या है बेटा, E2 है। ठीक है, E1 इक्वल E2 है, तो E इक्वल टू क्या बनेगा, E इक्वल टू बनेगा E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह पे भी E1 लिख दे रहे हैं, तो E1 cos थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। E1 cos थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, 2 E1 cos थीटा, दोनों ऐड हो जाएंगे। बढ़िया। E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का 2 लिखा है, E की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, cos थीटा की जगह पे क्या होता है, आप जानते हैं बेटा बहुत अच्छे से कि हमारे पास समकोण त्रिभुज होता है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आपके पास, लाल बटे का से क्या होता है आधार बटे कर्ण, एनी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर इससे रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली E बराबर क्या आएगा, E बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q का Q लिखा,
2 का 2 लिखा, ए की वैल्यू क्या है, देखो इस वाले ट्रायंगल में क्या है, इस वाले ट्रायंगल में बेस क्या है, इस वाले ट्रायंगल में आधार क्या है, तो आधार क्या है, एल है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, एल हो जाएगी। ठीक है, अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचा। ठीक है, और इसके साथ साथ एल हो गया, यहाँ पर हम इसको साइड से लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये बेस की वैल्यू, आधार की वैल्यू क्या है, एल, और कर्ण की वैल्यू, हाइपोटेनियस क्या है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। बढ़िया, इतनी बात क्लियर है क्या आपको, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। अब चूंकि हमें पता है बेटा, अब चूंकि हमें पता है क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L। ठीक है, तो ये देखो E का E 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और 2Q इंटू 2L क्या बन जाएगा, Q इंटू 2L क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। और इसको देखो क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू रूट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 की पावर 1/2 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो ये पावर कितनी है, 1, और ये पावर कितनी है, हाफ। तो हाफ और 1 पावर को जब आप ऐड करते हो तो 2 एलसीएम 2 + 1 यानी 3/2 हो जाता है। पावर क्या होती है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ऐड होके पावर कितनी बन जाएंगी, ऐड होके पावर कितनी बना लेगा, इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी का पी, और ये पावर कितनी हो जाएगी भैया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब वही काम करना है फिर से आपको कि आर स्क्वायर की वैल्यू कैसी है, बहुत बड़ी है, किससे, एल स्क्वायर से, इसलिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह पे केवल क्या लिख दोगे, अप्रॉक्स आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी पूरी की जगह पे केवल क्या पुट कर लेंगे आप, आर स्क्वायर लिख लेंगे। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह पे केवल आर स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, 3/2 हो जाएगा। बढ़िया, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, ये क्यूब बचा हुआ 3 पावर, तो आर क्यूब। ये वाला डेरिवेशन अपना कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको चीजें एकदम से समझ में आई होंगी और आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपने ये डायग्राम समझ लिया, ये कंपोनेंट कर लिए, तो इसको डेरिवेशन को करने में बहुत ज्यादा कठिनाई आपको नहीं होती है, बहुत ज्यादा कठिनाई आपको नहीं होती है। आई थिंक आपको ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और ये डेरिवेशन कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये डेरिवेशन कहीं ना कहीं बहुत आराम से आपसे हो जाएगा और पूछा भी जाता है, इसलिए आपको कंप्लीट करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ले ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। छोटे बच्चों से प्यार करना है, बड़े लोगों का सम्मान करना है, अपना कैरेक्टर हमेशा अच्छा बनाना है। थैंक यू सो मच।